हमको ये लोग कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल लीडर है। उल्टा फायर ना हो जाए किसी पर, जिस पार्टी में रहेंगे उसी में ना फायर हो जाए, उल्टा न तोप हाथी तो खरीद लेंगे, उसको खिलाएगा कौन? मैं तो काम बड़ी मुस्तैदी के साथ मुजफ्फरपुर में जितना हम सेवा किए उतना तो हम पूर्णिया में सेवा नहीं, मुजफ्फरपुर में जितना हमने सवाल खड़ा किया। घटना में दारू में जाके पैसा बांटे, तो अब प्रायोरिटी तो हमारे लिए मुजफ्फरपुर हो गया ज़्यादा। चैटिक आने न दीजिए। हाय रे बाप, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या आने ही वाला है। बाप रे बाप, रुकिए ना, हो इंतजार करिए ना कुछ दिन है ना। दलजीत और भट्टी जी, इनका वो हाल होगा किसी दबाव में। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं रविंद्र कुमार। चाहे समीर कुमार हत्याकांड हो या आशुतोष शाही हत्याकांड, यसी अपहरण का मामला हो या फिर खुशी की हत्या का मामला, सब पर अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज हम लोगों के बीच हैं। हम उनसे इन मुद्दों पर बात करते हैं, उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में भी बात करते हैं। इसका चुनाव सर सामने है, पप्पू यादव जी कहाँ दिखेंगे, महागठबंधन में या फिर अकेला? पप्पू यादव की स्थिति है उसमें आपको लगता है कि हमको कोई नेता पचा पाएगा, हमको कोई पार्टी पचा पाएगा? हमको ये लोग कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल लीडर है। उल्टा फायर ना हो जाए किसी पर, जिस पार्टी में रहेंगे उसी में ना फायर हो जाए, उल्टा न तोप चलने लगे। ऐसा क्या बात है भाई? हम तो जनता दल में सब में रहे, रामविलास जी के साथ चीफ सेक्रेटरी जनरल रहे, कहाँ कभी उल्टा फायर हुए? गलत को तो गलते न कहेगा भाई पप्पू यादव, सच को सच्चे न कहेंगे, सांच को आँच क्या। अब इसके कारण हमारी स्थिति इधर इंडिया इधर एनडीए। अब अभी इन लोगों को लगता है कि हाथी तो खरीद लेंगे, उसको खिलाएगा कौन? प्लेन तो खरीद लेंगे, हम कहाँ से टेक्नीशियन, कहाँ से हम एयर क्या कहते हैं पायलट, कहाँ से हैंगर लाएंगे? प्लेन खरीदना दिक्कत नहीं है, हाथी खरीदना दिक्कत नहीं है, उसको रखना बड़ा दिक्कत है। आपने अपने बयान में महागठबंधन को फैसला का अगस्त का समय दिया था, आज की तारीख में उधर से कोई संकेत है? सर मैं कोई फैसला का, हम कोनो हिटलर और रेंटर तो नहीं है कि तुम करो नहीं तो गोल चला देंगे। हम अनुग्रही हैं, वो राजा है। हमने कहा भैया हमारी जो विचारधारा है वो कंप्लीट रूप से देश के हिस्ट्री और संविधान को सेव करने की, आम आदमी जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, गरीब है, और बिहार की जो 13.5 करोड़ आबादी है वो बिहार को देखना चाहता है प्रगति नंबर 1। उसमें मैं चाहता हूं कि इस वर्तमान स्थिति में जो डर का वातावरण, नफरत है, गरीबी है, हिस्ट्री समाप्त हो रही है, उसमें पप्पू यादव जो एक मजबूत विपक्ष की आवाज़ है बिहार में, और लगातार मैं राहुल गांधी या कांग्रेस के विचारों के साथ खड़ा रहा हूँ, उसमें मेरी इच्छा है कि राहुल गांधी जो निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ, विभाग एक लीडर है जो कंप्लीट दिखता है, आर पार है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट 140 करोड़ लोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ट्रस्ट राहुल गांधी पर करना और ट्रांसपेरेंट इतना तरीके से हिंदुस्तान में अभी कोई लीडर नहीं है। तो पप्पू यादव की जो कंप्लीट आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है वो इंडिया के साथ खड़ी है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इंडिया जो हमारा इलाका है, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, उसमें इंडिया के साथ रह करके एक बेहतर राजनीति और इंडिया को मजबूत किया जाना चाहिए। उसमें पप्पू यादव इंतजार में है कि क्या इंडिया के लोगों को मेरी ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि वो हमको जैसा लगता है कि गठबंधन किसी पार्टी, बार बार मैंने यह सुना कि नहीं पप्पू यादव को किसी पार्टी के साथ इंडिया में विलय कर देना चाहिए। मैं अपनी पार्टी की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी को कतई विलय करना नहीं चाहता हूँ। आपने कई बार
आईएमएम को महागठबंधन में शामिल करने की बात कही। महागठबंधन में जगह नहीं मिलने पर पप्पू यादव कोसी व सीमांचल में ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे क्या? अच्छा, आप एक बात बताइए, कब हमने कहा एआईएमएम को लीजिए? आपके बयान में नहीं, हाँ जी। मैंने एक संदर्भ आया अभी, कभी मैंने नहीं कहा। एआईएम जो एक तरफ नफरत की बात हम करते हैं, तो वो कौन सी मोहब्बत की बात करते हैं? वो अलग बात है कि वो मुस्लिम के इशूज़ को पकड़ते हैं पहले इंडिया के नेताओं से ज़्यादा। इंडिया के नेताओं को मुसलमान के इशू को पकड़ने में डर लगता है, नंगा तार की तरह उसको लगता है कि मैं यदि इस इशू को पकड़ूंगा तो एक वर्ग जिसकी राजनीति ज़बरदस्ती हिंदू हिंदू, तो उसमें इंडिया के लोगों को लगता है कि मुझे एकदम कंप्लीट रूप से आम लोगों के बीच जो सेकुलर इमेज है और या जो एक सनातनी हिंदुत्व के साथ की बात जो है हम उसको करें, कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आज थोड़ा दिक्कत है। तो एआईएमएम के साथ मैंने यह कहा कि क्या या तो आप यहाँ बिहार में एआईएमएम 5 सीट किसी परिस्थिति जन जीत गई, अलग बात है। आज के डेट में जो मुस्लिम की राजनीति है या दलित की राजनीति है, वह कंप्लीट रूप से इंडिया सेव, इंडिया को बचाने की राजनीति है, जहां सबसे आगे कांग्रेस है। मैं हैदराबाद या वहां की बात कर रहा हूं जहां पर ये लोग इक्वल राजनीति कभी कभी किए हैं। उसमें मेरा था कि क्या एआईएमएम की राजनीति को, बांटने की राजनीति को रोका जा सकता है? ये जो बांटने की राजनीति है एआईएमएम की, गाली गलौज करके, वह गलत है। और मुझको लगता है यह राजनीति बीजेपी को भी पसंद आती है और बीजेपी की राजनीति ओबीसी साहब को भी ज़्यादा पसंद आ जाती है। तो थोड़ी दिक्कत तो है इंडिया को ओबीसी साहब के साथ चलने में, जाने में, लेकिन इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। बीजेपी चाहती है कि 2, 4, 5 सीट पे भी कहीं ना कहीं इन लोगों को कमज़ोर करो, ताकि कोसी सीमांचल में बीजेपी जहां सुन पे है वहां पर वो पैर पसारा जा सके। मैं चाहता हूं कि पैर पसारने का कोई रास्ता कोसी सीमांचल में इनको ना मिले। 3 वह कौन सीट है जो आपके प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है? देखिए, बहुत क्लियर है, प्रायोरिटी तो पूरी की पूरी सीटें है भाई, पूरा बिहार पप्पू यादव है। अब आप पूर्णिया है, मधेपुरा है, सुपौल है, आप जिस अररिया जिस सीट को कहिएगा प्रायोरिटी है। पूर्णिया में ज़िंदगी बिता दिए, मधेपुरा घर है, पूर्णिया में पैदा हुए, बाप माँ का घर मधेपुरा है, सुपौल में मेरा गृह क्षेत्र है, उधर खगड़िया भी मेरा। अब प्रायोरिटी क्या, मैं तो काम बड़ी मुस्तैदी के साथ मुजफ्फरपुर में जितना हम सेवा किए उतना तो हम पूर्णिया में सेवा नहीं, मुजफ्फरपुर में जितना हमने सवाल खड़ा किया, जितना हमने बांटा, चिकनगुनिया से लेके, बाढ़ से लेके, हर घटना में, दारू में जाके पैसा बांटे। तो अब प्रायोरिटी तो हमारे लिए मुजफ्फरपुर हो गया ज़्यादा। अब हमारे लिए अब कहिएगा पूर्णिया, मुजफ्फरपुर कौन दूर। तो इसीलिए प्रायोरिटी की चिंता नहीं करिए। मेरे लिए मुजफ्फरपुर की जनता भी माथे पर है, सर पर है। मैं मंदिर में पूजा करता हूँ। आपकी छवि खुद एक दबंग नेता के रूप में, दबंग के रूप में थी। आज अब तथाकथित दबंगों पर खुलकर जैसे बोल रहे हैं, उन पर प्रहार कर रहे हैं। अच्छा, हमको आप एक बात बताइए, पप्पू यादव दबंग थे, हम मुखिया बने 93 में, एमएलए बने 90 में। कोई एक ऐसी घटना बता दो जिससे किसी समाज को, मेरी लड़ाई मंडल कमीशन पे, मेरी लड़ाई कर्पूरी जी के डेथ के बाद लालू यादव को 1 वोट से विपक्ष का नेता बनाना, मैं 11 एमएलए के साथ लालू यादव को सपोर्ट किया। नहीं डरना दबंगी है। किसी
गरीब, कमजोर, वंचित और समाज के विचारों को मजबूती से उठाना और मरने की तैयारी करना दबंगई है क्या? हमने पैसा बांटा ही है ना दुनिया को कि किसी से 1 टका लिया भी है? कोई वर्ल्ड में आपको हमने तनख्वाह उठाया नहीं। हम सारा पैसा एमपी का दुनिया को दे दिए जहाँ पर जरूरत है। 1 रुपया घर में हम नहीं लाए। तो आप हमको बताइएगा ना, प्रभु दबंग की परिभाषा क्या होती है? दबंग की परिभाषा, कभी आपने हमको अगल बगल में राइफल देखा? कभी आपने हमको किसी को डराते देखा? कोई ठेकेदारी में देखा? कभी जमीन कब्जा में देखा? बालू में देखा? कोनो टेंडर में देखा? कोई हम टेंडर आज तक हम अपने बाप दादा के जमीन से निमक रोटी खाते हैं, उसी से दुनिया को बांटते हैं। हमको आपने क्या देखा? अब भगत सिंह को भी दबंग कह दीजिए, खुदीराम बोस को भी दबंग कह दीजिए, झांसी की रानियों को दबंग कह दीजिए, अब्दुल हमीद को भी दबंग कह दीजिए। भैया, हर आदमी के साथ जीना और एक भारत का सबसे नंबर 1 बिहार की सोच। अब विचारों के लिए लड़ने में आप किसी को दबंग कहिए, तब तो हनुमानो दबंग, जॉर्जो को आप बना दिए थे नक्सलाइट, तब तो जेपी को भी कांग्रेस लोहिया ने कह दिया था उग्रवादी, कांग्रेस को कह दिया था आजादी के समय ये भगत सिंह और कोई लोग बहुत बड़ा उग्रवादी है। अब पप्पू यादव अपराधी माफिया के खिलाफ, जमीन माफिया, बालू माफिया, दूसरे की जमीन को कैप्चर करो। अब आप हमको जरा एक बात बताइए कि पूरा मुजफ्फरपुर में अब भारत जलपान वाले का मंटू शंभू ने कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? हम परसों डीजीपी से मिले साहब से, परसों 3 दिन पहले हमने भारत जलपान गिरी का कंप्लेन किया। उसके फादर मेरे पास आए, जब हमने कहा बोलिए ना, तो बोलता मेरा बेटा को मार देगा, हम क्या करेंगे। उसके फादर इधर भी एसपी साहब से मिले, 50 लाख रुपया यहाँ के पूर्व एसपी को देकर, वो तो हम नहीं रहते तो अभी तक बन गया था, आप उठा करके देख लीजिए, वो तो अभी तक टूटा हुआ रुका हुआ है। हमने डीजी साहब से कहा है कि जिसका कागज है उसका कागज से आप देखवा लीजिए। हम तो तत्कालीन एसपी जयकांत जी को बोले थे आप नहीं दीजिएगा तो हम ताला तोड़ देंगे। दूसरे का कब्जा, दबंग का क्या मतलब? भैया ये लोग इतना बड़का बड़का दादा हैं, डेली बालू के लिए माफ होता है, नेताओं का पैसा बालू में लगा हुआ है, हैबा और फोगलैंड में पदाधिकारी का पैसा लगा हुआ है। यहाँ डीआईजी जब से आए गुप्तेश्वर पांडे बाबा बन गए आधा, तो इतना तब से यहाँ क्रिमिनलाइजेशन को और अपराध को इतना बढ़ाया, बहुत क्लियर है। कल्याणी जमीन 100 करोड़, मर्डर कितना? उद्योग विभाग का जमीन 95-99 करोड़, मर्डर कितना? एक्सटॉर्शन कितना? दबंग का क्या मतलब? आप दूसरों की जिंदगी में दखल देकर के उसको मारते हो, यह है दबंगई। दूसरों की संपत्ति हड़पते हो, उसमें जिंदगी देते हो, यह दबंगई। दूसरों के पैसे पर अपनी बपोती समझते हो, यह है दबंगई। अब अपने आशुतोष शाही हत्याकांड में एक भीष्म पितामह का नाम बार बार लिया था। 2 मर्द कौन भीष्म पितामह? उस भीष्म पितामह के विरुद्ध कोई सबूत आपके पास है? तो एक सबूत तो आने देखिए ना, दलजीत सियाडी का आने न दीजिए। हाय रे बाप, हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या आने ही वाला है। बाप रे बाप, रुकिए रहो, इंतजार करिए ना कुछ दिन। तो हथियार बरामद कर पाई है पुलिस ने, अभी शूटर गिरफ्तार हुआ है। आप बेफिक्र रहिए ना। हो शूटर भी तो अभी गिरफ्तार नहीं जब तक ढिल्लो जी है ना, दलजीत और भट्टी जी,
इनका वो हाल भट्टी होगा। जी किसी दबाव में नहीं आएंगे क्या? बाप रे बाप, वो तो भगवानों के दबाव में नहीं आने वाले। देखिए भट्टी जी जब तक रहेंगे तब तक वो निडर निर्भीक स्वतंत्र होकर काम करेंगे, आप चिंता न करिए। एक भीष्म पितामह थे रघुनाथ पांडे जी, उन्होंने अपना जमीन जगह दे करके स्कूल कॉलेज सब बना दिया। की राजनीति यहाँ शुरुआत हुई, लेकिन उसने लूटा नहीं, उसने दिया। रघुनाथ पांडे जी ने दिया। और दूसरा भीष्म पितामह जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिसमें मैं तो लोकसभा में ये चर्चा समीर के मर्डर का उठाया हूं, और वही बात ये सुटरवा उठाया, ये छोरवा क्या नाम है, गोविंदा, यही बात बोला कि हम पुलिस मैनेज करके मारे थे। सब बात तो आ ही रही है। आप हमको बताइए ना, एक भीष्म पितामह उस वक्त हुआ तो उन्होंने दिया, वो अलग बात है कि राजनीति पिछड़ा अग्रा की बहुत सारी चीज़ देखने को मिली, लेकिन दूसरा भीष्म पितामह जो पैदा किए कुछ मंत्री संतरी विधायक एमएलए लोग, सब कुछ दांव पे लगा के अब पड़ोस के भीष्म पितामह बनना और पूरा सरकारी जमीन से लेकर के सब जमीन बपोती बना लेना, और 25% वाले का मर्डर हो रहा है, और जिसमें 50% जिसका लगा हुआ है वो कैसे सेफ है हो बाप। लोगों के एक वर्ग में यह धारणा है कि पप्पू यादव से कुछ भी बोलवा लीजिए वो बोल देंगे, वो चर्चाओं में बने रहने के लिए करते हैं। यदि पप्पू यादव को पहले एमपी एमएलए बनने की राजनीति करता हो, हमसे क्या बोलवा लीजिए, मतलब डेली लाख 1.5 लाख रुपया बांट रहे हैं कि कहा हम अपने चोरी या डकैती करके। जिसको इतना औकात है तो अपराधी का नाम क्यों नहीं लेता है? कोई एमपी एमएलए चाहता क्यों नहीं है? ट्वीट, इतना बड़ा घटना घटा कोई नेता ट्वीट भी नहीं करता है। आप पप्पू यादव से जो क्या बोलवा लीजिएगा, बगल में मठ को कहा मार देंगे, समीर वाला शाही वाला हाल कर देंगे, तो पप्पू यादव से क्या बोलवाइएगा? काहे ने बोला यहां का नेता लोग ईसी सिंह पर? हमको क्या पता था? 7 महीना से हमें जानकारी नहीं थी। आप क्यों नहीं लड़े ईसी सिंह के लिए, जबकि 2 महिला गिरफ्तार हुई? आपने एक सानी को किसको छोड़ दिया? क्यों बेटी ऊपर नहीं हो रही है? क्या ना बोले? चिकनगुनिया में एक घर गए ना करें, हर बार में पैसा बांटते हैं ना करें, क्या बोलवा लीजिए? क्या हम हिंदू मियां करते हैं? किसी जात को गाली देते हैं? हम अपराधी नेता के खिलाफ बोलते हैं, हो सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं ना, तो क्या बोले? उसको पहले बोलिए कि पप्पू यादव 11 में सोशल मीडिया को मैं लाया था बिहार में। मैं 2011-12 में जब अन्ना हजारे की भूमिका आई थी और नरेंद्र मोदी ने यह सोचा था, तब पप्पू यादव का पेश था 2011-12 में। और हम ही को कर रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर बजाए शोर। अरे बाप मेरे, तुम गलत करोगे, नहीं बोले तो हम क्या करोगे? अब हमको बता दीजिए। तो इसीलिए भैया तुम उठाओ ना इसी सिंह का मामला, तुम उठाओ ना आशुतोष शाही का मामला, उठाओ। ये जो एक तरफ से जो एक साजिश के तहत मुजफ्फरपुर को समाप्त करने में जो लोग लगे हुए हैं, आप उठाइए। कभी आशुतोष शाही, कभी समीर। हम कह रहे हैं स्पीडी ट्रायल करो, हम कह रहे हैं कि सबका मोबाइल चेक करिए, सबका सीसीटीवी कैमरा चेक करिए कि भीष्म पितामह क्या कौन कौन जाता था, कौन कौन मिलता था। सबका प्रिंट आउट निकालिए कि कौन कौन अपराधी माफिया किससे बात किया है, कैसे बेल बाहर से बाहर हो गया समीर में, कौन कराया, एक बेहतर लॉयर को कौन लाया ईसीसी के खिलाफ, कौन कराया बेल? 14 दिन नहीं रहा मंटू शर्मा। 302 में मर्डर में गोविंदा बाहर से बेल ले लिया। बारे बाप भट्टी नहीं होते तो ये लोग पकड़ाते क्या? सर मेरा बस चले तो इन लोगों को जेल में शूट करना। अब जेल से ही लोग दादागिरी कर रहा है, वहां से ये डरा रहा है। हम जेल के आगे में धरना पर बैठेंगे सर, कहाँ है आप? यूट्यूब वीडियो में रंजीता जो आपकी पत्नी है उनके नाश्ता बनाते दिखे गए, तो क्या आज राजनीति में भी कांग्रेस के साथ दोनों आदमी राजनीति करते दिखे जाएंगे? देखिए हम दोनों का
पटना जाने का लक्ष्य है, दिल्ली जाने का रास्ता अलग अलग हो सकता है, विचारधारा एक है। मैंने पहले भी कहा, रंजीत रंजन की राजनीति एक सॉफ्ट स्पोकन, एक बिल्कुल कंप्लीट रूप से एक जगह जाके रुकती है। मेरी राजनीति दल से ऊपर बिहार की जनता और देश की जनता के सवाल पर उसके पर लड़ने की है। हम जद्दोजहद करते हैं, हम कंप्लीट आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। हम समझौतावादी लोग हम कम हैं। हम कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड के कारण ही ना मुगल 700 साल रहा हो, समझौतावादी के कारण ही ना अंग्रेज है। किधर बात नहीं बनी तो अकेले अपने दल से भी चुनाव। सर निश्चित रूप से वो तो जनता तय करेगी कि हमको अकेले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं प्रयास तो करूंगा ही गठबंधन की राजनीति का हिस्सा रहूं, निश्चित रूप से गठबंधन में से, लेकिन अकेले लड़ना चाहिए। इंडिया में ही कि अगर एनडीए में भी नहीं, मैं आपको पहले कहा कि मेरी कंप्लीट जो मेरी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है वो कंप्लीट हर जाति धर्म वर्ग समूह विशेष और हमारा जो संविधान है उस दायरे उस मूल्यों के साथ है, जिसमें इंडिया हमारी प्राथमिकता है। बहुत क्लियर हूं, इंडिया यदि हमारी प्राथमिकता को नहीं समझेगी तो फिर हम पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा सभी बिहार के जनता से हम पूछेंगे सोशल मीडिया और अपने साथियों के द्वारा कि अब पप्पू यादव को क्या करना चाहिए। जो बिहार की जनता का, पूर्णिया, मधेपुरा इस सब की का जो भावना, देखिए मैं कंप्लीटली सेवक हूं, इसको आप ऐसे समझिए। मैं हर दिन निकलता हूं मदद करने के लिए। मैं 38 साल हो गया हमको 2 घंटा सोए हुए और 600, 700, 800, 900, 550 किलोमीटर में डेली चल सकता। आप उठा के मेरा सोशल मीडिया पर मेरे प्रोग्राम को देख लीजिए। आप यह देख लीजिए कि डेली पप्पू यादव आज कितना बैठा वो सोशल मीडिया पर। ये जो पूछता है कि कुछ भी बोल लेते हैं, उससे यह क्यों नहीं कहते हैं? उनका तो 500-600 किलोमीटर डेली है। सदन में वो अवार्डेड एमपी हैं, क्वेश्चनर और डिबेट में अवार्डेड हैं दोनों मियां बीवी। हर इशू पर पप्पू यादव हिंदुस्तान में सबसे पहले बोलता है, जाते हैं। तो जनता को मैं भगवान मानता हूं। तो चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लुक बिहार, रविंद्र जी आपकी एक बेहतर टीम के साथ आपने जो एक चित्रता और सका, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लगातार आम आदमी की आवाज, कॉमन आदमी की लड़ाई और बेबाकी आपकी इस फर्स्ट लुक बिहार के साथ आप बिहार के सारे 13 करोड़ के प्लेटफॉर्म पर आप आगे बढ़ें। मेरी और पूरे बिहार की जनता की ओर से आपकी टीम और आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे बेहतर लगा, अच्छा लगा कि आप जैसे व्यक्ति एक मजबूत प्लेटफॉर्म को एक नए विचारधारा के साथ ले चलने में हमेशा एक नयापन लोग चाहते हैं, जो नयापन नहीं है। कंप्लीट घिसी पीटी चीजें चल रही है जी। हम चाहेंगे लीके लीक सब चले, बेलीक चले सबूत। आप एक अलग छवि, अलग चीजों के जाने जाते हैं। आने वाले समय में बिहार के हर लोग आपसे उम्मीद और एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको देखे, इसके लिए ईश्वर आपको शक्ति दे। मेरी पूरी बधाई।